नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 67 दिन बचे हैं। अब तक सुस्त चाल में दिख रहे इंडिया अलायंस में हलचल अचानक तेज हो गई है। इसकी वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खबर है कि विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आखिरकार नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जिस संयोजक पद के लिए नीतीश अड़े हुए थे, कांग्रेस उन्हें वो पद देने के लिए तैयार हो गई है। हमारे पटना ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने इसे लेकर बहुत बड़ी खबर दी है। कल कांग्रेस नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कल इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के बड़े नेताओं की वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के अलावा अलायंस के बाकी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इसके बारे में आरजेडी में तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात कर ली है। इसके अलावा दक्षिण भारत की पार्टियां और लेफ्ट के नेताओं से भी बात लगभग तय हो चुकी है। हमारी खबर पर कांग्रेस के सीनियर नेता भी मुहर लगा रहे हैं। प्रकाश कुमार ने इस सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान से भी बात की। शकील अहमद खान कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और इंडिया अलायंस 3-4 दिन में नीतीश पर बड़ा ऐलान कर सकता है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना तय माना जा रहा है। सारे लोगों से इनकी लगभग बातचीत हो चुकी है और इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठ के विचार करेंगे और अंतिम निर्णय तो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। इंडिया अलायंस को बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को एक सॉलिड धक्का देने में बिहार में जो रोल प्ले किया, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने भेंट मुलाकात करके तमाम समान विचारधारा के लोगों के साथ कोई इकट्ठा करके पट्टाएं बुलाए, तो इस काम से, इस मेहनत से, इस लीडरशिप के इस रवैये से कोई इनकार नहीं कर सकता है। न कांग्रेस पार्टी इनकार कर सकती है, न जो इंडिया गठबंधन के दूसरे अलायंसेस है वो इनकार कर सकते हैं। इंडिया अलायंस में हुआ यह डेवलपमेंट जितना दिलचस्प है, इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, क्योंकि यह तो पहले ही दिन से दिख रहा था कि नीतीश विपक्ष को एक मंच पर भले ही ले आए, लेकिन बाकी पार्टियां उन्हें ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं थी। शुरुआत से यही देखा भी गया। हाल में जो इंडिया अलायंस की जो चौथी बैठक हुई है, उससे तो किसी ने नीतीश कुमार का नाम भी उस बैठक में नहीं लिया। यही वजह है कि इंडिया अलायंस में अचानक हुए इस मेजर डेवलपमेंट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, अगर कांग्रेस ने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने का मन बना लिया है तो वजह क्या है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया या कहानी कुछ और है? दूसरा सवाल, अगर कांग्रेस ने नीतीश को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने का फैसला कर भी लिया तो क्या अलायंस की सारी पार्टियां इसके लिए तैयार होंगी? तीसरा सवाल, नीतीश अगर इंडिया अलायंस के संयोजक बन गए तो क्या वो अब सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव रहेंगे? क्या वो बिहार में सत्ता की कमान तेजस्वी यादव को सौंप देंगे? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल, और हमारा पहला सवाल यही था कि अगर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने को राजी हो गई तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने इसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर दी है। खबर यह है कि नीतीश इंडिया अलायंस में अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर निराश हो चुके थे और उन्होंने गठबंधन से बाहर राह तलाशने का मन भी बना लिया था। मतलब यह कि नीतीश जिस विपक्षी गठबंधन के शिल्पकार थे, जिसे उन्होंने खुद बनाया था, उसी से बाहर होने का मन पक्का कर चुके थे। सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी था। जेडीयू नेताओं को लग रहा था कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की उपेक्षा हो रही है। हालांकि नीतीश ने कभी खुद खुलकर ये बातें नहीं कही, लेकिन इलेक्शन स्ट्रेटजी पर सवाल उठाकर वो कांग्रेस को घेरते रहे। जेडीयू के कई और वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए और इस प्रकार के संकेत देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस को लगा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर अलग हो सकते हैं।
मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बाद ही कांग्रेस अलर्ट हुई और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें शुरू हुई। उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने वाली बातों को इसी कड़ी का हिस्सा समझा जाना चाहिए। जेडीयू के लिए कांग्रेस ने अगर अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है तो उसके पीछे उसकी दूरदर्शिता भी है, क्योंकि नीतीश अगर INDIA अलायंस से अलग हो जाते हैं तो यह विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा इमेज लॉस होता। इसलिए कांग्रेस का बैकफुट पर आना समझ में आता है और नीतीश अगर संयोजक पद के लिए अड़े तो इसकी भी अपनी वजह है, क्योंकि मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा करने में सबसे ज्यादा पसीना नीतीश कुमार ने बहाया है। 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। नीतीश का कहना था कि अगर मिलकर लड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। नीतीश ने 18 फरवरी 2023 को भी बीजेपी के विरोधी दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में नीतीश ने कहा कि अगर विपक्ष उनकी दिखाई राह पर चले तो बीजेपी को 100 सीटों से कम पर समेटा जा सकता है। 12 अप्रैल 2023 को नीतीश ने दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। नीतीश ने इन नेताओं से भी विपक्षी मंच बनाने पर चर्चा की थी। 23 जून 2023 को 15 विपक्षी दलों ने पटना में बैठक की। यह नीतीश की कोशिशों का ही नतीजा था। इसलिए नीतीश इंडिया अलायंस में बड़ी जिम्मेदारी के हकदार भी हैं। उनकी पार्टी भी ये बात डंके की चोट पर कह रही है। जेडीयू के कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में नीतीश की समझदारी सब पर भारी है, मतलब वो गठबंधन के सबसे काबिल नेता है। इंडिया गठबंधन के ये तो आप लोग को बताएंगे, आप लोग को मालूम, हमको तो मालूम नहीं। हम लोग तो बधाई देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, नया साल की शुरुआत भी हो रही है। उनको बनना चाहिए ना संयोजक, निश्चित तौर पर बनना, क्योंकि ऐसा काबिल है कौन यहाँ? कोई काबिल नहीं है। तो उनका विजन है, वो काम किए हैं। वो देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। नीतीश कुमार वैसे तो क्षेत्रीय पार्टी के सर्वेसर्वा है, लेकिन देश की राजनीति में उनके बड़े कद से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सच है कि वो कई बार पाला बदल चुके हैं। कभी एनडीए के साथ रहे तो कभी एनडीए विरोधी खेमे के साथ हो गए, लेकिन जहां भी रहे अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराते रहे। प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इंडिया अलायंस का ताजा डेवलपमेंट भी इसी बात की तस्दीक करता है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया अलायंस का संयोजक बनकर नीतीश क्या हासिल कर लेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि नीतीश को एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। वो पिछली बार ही कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री पद वो कहते रहे कि नाना करते रहे, लेकिन उनके मन में कहीं आस थी कि शायद उनका नाम आगे कर दिया जाए। लेकिन अभी तो संयोजक ही नहीं बनाया गया, तो प्रधानमंत्री पद की बात तो बहुत दूर की है। तो वो सोचते हैं कि कम से कम विपक्ष के वो अगुआ बन जाएं, नेता रहें। नीतीश कुमार को अगर वो पद मिल जाता है तो एक ऑनरेबल एग्जिट उनके लिए एक अच्छी तरह से हो जाएगी। नीतीश क्या चाहते हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, इसके बारे में पक्के तौर पर अगर कोई बता सकता है तो वो खुद नीतीश कुमार ही है, क्योंकि उनके मन में किस वक्त क्या चल रहा होता है उसे समझना आसान नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल उनके इंडिया अलायंस का संयोजक बनने की बात का है, तो बीजेपी इसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं देखती। नीतीश जी का न बिहार में कोई जनाधार बचा है, न कांग्रेस का जनाधार बचा है। पूरे देश से कांग्रेस साफ हो रही है। देशवासियों के मन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के मन में, दिल में 140 करोड़ देशवासी है। इस बीच में कोई नहीं है, सबका सफाया हो गया है। अब संयोजक बनाना न बनाना उनका विषय है। देखिए, यहां पर नजरिए का फर्क है। बीजेपी नीतीश की तुलना पीएम मोदी से कर रही है, लेकिन नीतीश इस पेच में फंसने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी लाइन लेंथ क्लियर है। बताया जा रहा है कि वो जेडीयू के नेशनल ड्रीम पर काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का संयोजक बने तो इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। नीतीश कुमार की नजर जिस संयोजक पद पर है, जिस ओहदे को वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का पहला स्टेप समझ रहे हैं, वो हकीकत में उनकी पहली मुश्किल है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन भी गए तो उनके सामने एक नहीं,
कई चुनौतियां होंगी। अब मैं आपको इन्हीं चुनौतियों के बारे में बताऊंगा। आज मैंने शुरुआत में कुछ सवालों का जिक्र किया था। उसमें तीसरा सवाल यह था कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन गए तो बिहार की राजनीति में कैसा माहौल बनेगा? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसे सवाल अगर सर उठा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। क्या वो वजह मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और पिछले कुछ दिनों से यह बात अक्सर सुनाई देती है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप सकते हैं और अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। तो फिर यहीं से बातें शुरू हो गई, क्योंकि संयोजक बनने के बाद उनका पूरा फोकस दिल्ली पर रहेगा। जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी तय किया है, उसके बाद से बिहार के खासतौर से गैर भाजपा विपक्ष है उसमें काफ़ी हलचल हुई। कुछ दल महागठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब उनका सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसे चलेगी, उसका क्या उनके पास कार्यक्रम है, वो लोकसभा चुनाव से पहले चलेगी कि बाद में चलेगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के ही अगर घोषणाओं पर जाया जाए तो ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी यादव के लिए किसी न किसी समय मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर सकते हैं। नीतीश कुमार जब संयोजक बनेंगे तो उनके सामने सिर्फ पटना वाला सवाल ही नहीं होगा, बल्कि कई बड़े सवाल होंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां मुश्किल बहुत बड़ी है। संयोजक बनने की स्थिति में नीतीश कुमार को इन सभी चुनौतियों का रास्ता भी निकालना होगा। आपको बताता हूं कि इंडिया गठबंधन के सामने कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं। 6 महीने के बाद अभी तक कोई साझा रैली अभी तक नहीं हो पाई। इंडिया गठबंधन का कोई लोगो भी लॉन्च नहीं हुआ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का अभी तक पता नहीं और कोई चर्चा नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत सीट शेयरिंग को लेकर ही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब लगभग 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में नीतीश अगर संयोजक बनते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता सीट शेयरिंग के विवाद को सुलझाने की होगी। उनकी पार्टी के नेता भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हर पार्टी के लोग समझते हैं कि सीट शेयरिंग जितना जल्दी या जितना पहले हो जाता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि सीट शेयरिंग हो जाने से सभी दलों को स्पष्ट हो जाता है कि उनको कौन कौन से क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है। ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी और हम लोगों की पार्टी जनता दल यू का शुरू से यही मानना है। पहली बार जो इंडिया अलायंस है उसकी बैठक हुई, उसी के बाद से हम लोगों की सोच ये थी, लेकिन जब भी हो जाए जल्दी हो जाए अच्छा है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग को लेकर ही है, क्योंकि इस गठबंधन में कांग्रेस ऐसी किरदार है जिसको लेकर कई राज्यों में किचकिच दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको एक डाटा दिखाता हूं जो कांग्रेस से जुड़ा है। बड़ा दिलचस्प डाटा है। देश भर में 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। यानी यहां इंडिया गठबंधन का कोई रोल नहीं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो यहां लोकसभा की 231 सीटें आती हैं। यहीं पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होता है, जिसमें बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती है। इसी तरह 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां गठबंधन तो है लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत है। इसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र हैं। यहां लोकसभा की 149 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां गठबंधन होने में ही पेच है, क्योंकि सीट बंटवारे का संकट बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे राज्यों की संख्या 6 है। इसमें दिल्ली, पंजाब, यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल और चंडीगढ़ है। यहां लोकसभा की 163 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार अगर संयोजक बनते हैं तो क्या वो सीट शेयरिंग वाले विवाद को सुलझा पाएंगे? क्या कांग्रेस जिन राज्यों में असहज महसूस कर रही है वहां नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए खेवनहार बन पाएंगे? और क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है?
जब सीट बंटवारे की बात आ रही है तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कांग्रेस की परेशानी ये है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति उनके बीच का हो जो कोई तालमेल बैठा सके। अब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हो सकते हैं, तो उसको लग रहा है कि उसका जो सपना है कि खड़गे जी का तो नाम प्रपोज कर दिया, लेकिन अगर उनको सीट बंगाल में कोई सीट नहीं मिलेगी, बिहार में कायदे से सीट नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी, तो फिर कांग्रेस को 3 फिगर में कहां से आएगी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दलों को मनाने की है। यही वजह है कि वो एक और बार फिर लौटकर उन्हीं नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं जिन्होंने इस गठबंधन का ताना बाना बुना था। मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार की कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई। उनसे पता चला कि कांग्रेस ने अपने हिस्से का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब सीट बंटवारे का यह ब्लूप्रिंट कल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा। देखिए, कांग्रेस की गठबंधन कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पंजाब के लिए बड़ा संकेत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु का जिक्र है। यानी आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में तो गठबंधन होगा, लेकिन पंजाब में नहीं होगा। यह बात मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी बताई थी। यह फैसला उसी गठबंधन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसने प्रदेश इकाइयों से बातचीत कर पूरा खाका तैयार किया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस हाईकमान सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर बातचीत करेगा। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की गठबंधन नीति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल से पंजाब आते आते इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है। पंजाब में ना तो कांग्रेस के नेता गठबंधन के पक्ष में है और ना ही आम आदमी पार्टी के नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। खड़गे और राहुल ने बीते दिनों जब दिल्ली में पंजाब के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी, तब भी यही बात सामने आई थी और आज भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जबरदस्त सियासी टकराव है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसा, तो जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने उन पर तीखा पलटवार कर दिया। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। देखिए, भगवंत मान जी के बयान के आने के बाद इस तरह की बात ज़्यादा हो रही। उन्होंने कोई कहानी सुनाई है कि एक थी कांग्रेस, तो हम भी एक कहानी छोटी सी सुना देते हैं। एक थे मुख्यमंत्री जो पहले कॉमेडियन थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगता था बहुत सीरियस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो जोकर हैं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो सियासी लड़ाई चल रही है, इसका शोर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आम आदमी पार्टी के और पीएम मोदी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे वैसे। एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर। जिस गठबंधन के सहयोगी दलों में इस तरह का झगड़ा चल रहा हो, उस गठबंधन का भविष्य कहां जाएगा यह बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस की गठबंधन समिति ने जिस महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ने की बात की है, वहां भी इसी तरह का झगड़ा है। महाराष्ट्र की तू मैं लगातार दिखा रहा हूं और पश्चिम बंगाल में भी अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाए तो क्या किया जाए? हमारे आलाकमान तय करते हैं क्या होना है या नहीं होना है। हम लोग यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे हमारे विपक्ष कोई भी हो, बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये सारा झगड़ा सीट शेयरिंग का है। जिस दिन सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई, उस दिन ये सब कुछ बंद भी हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है, क्या इन दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी? नीतीश कुमार भले ही संयोजक बन जाएं, लेकिन क्या कांग्रेस को वो इन राज्यों में उतनी सीट दिलाने के सूत्रधार बन पाएंगे जितनी सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है? आज एक बार फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस किन राज्यों में कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है। यह देखना भी बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गठबंधन में 15 से 20 सीट चाहिए, जिस पर समाजवादी पार्टी तैयार नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में 16 से 20 सीट ऐसी हैं
जहां कांग्रेस अपना दावा मजबूत मान रही है, लेकिन शिवसेना पहले ही 23 सीटों पर दावा ठोक चुकी है। बिहार में 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी है, लेकिन नीतीश और लालू दोनों इस पर सहमत नहीं दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 6 से 10 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस की नजर है, लेकिन ममता बनर्जी इतनी सीट के लिए राजी होंगी ऐसा लगता नहीं है। इस गठबंधन की जब नींव पड़ी थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे लाया जा सकता है। यह गठबंधन बीजेपी को 100 सीटों से नीचे ला पाएगा या नहीं, यह तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा संकट यही दिखाई देता है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को ज्यादा सीट देने का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2004 में जब यूपीए था तब कांग्रेस ने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें से 145 सीटों पर वो चुनाव जीती, जबकि 82 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2009 में कांग्रेस ने 440 सीट पर चुनाव लड़ा। इसमें 206 सीट पर उसके प्रत्याशी जीते, जबकि 71 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब उसने 464 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। इसमें उसे सिर्फ 44 सीटों पर जीत मिली। 178 सीटों पर तो पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पिछले चुनाव में यानी 2019 में 421 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, सिर्फ 52 सीट जीती और 148 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो यह वो आंकड़ा है जो बड़ा गौर करने वाला है। इस बार के चुनाव में करीब 300 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता ये पहले ही कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग के मामले में वो मन खुला रखेंगे और जुबान बंद रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पता है अगर जुबान ज्यादा खोली तो पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सब कुछ बिखर सकता है और उसके बाद वैसे ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं जैसे 2014 से 2019 तक नजर आए थे। और नीतीश कुमार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जिस गठबंधन को उन्होंने तैयार किया उसे उसका संयोजक बनने के बाद भी एक मंच पर वो उसको खड़ा कर सके। बात करते हैं बीजेपी की। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। इस बैठक में हर राज्य से 2 पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बैठक में शिरकत की। कुल मिलाकर इस बैठक में करीब 150 लोग शामिल हुए और मंथन इसी बात पर हुआ कि लोकसभा चुनाव में इस बार कैसी तैयारी की जाए। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार है। इस बैठक में जिन बड़ी बातों पर रणनीति बनी उसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, दूसरे दलों के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की भी तैयारी है। इसमें वो नेता भी हैं जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर रही है। शाम के वक्त इस एजेंडे को लेकर अलग से बैठक की गई है। बैठक में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर भी चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलग अलग प्रदेशों में दौरे भी करवाए जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी के पहले हफ्ते से ही बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है और यह भी अब तय हो गया है कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में राम मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जोर शोर से उठाएगी। इसी को लेकर आज की बैठक में बड़ी योजना भी तैयार की गई है। बीजेपी एक ऐसी बुकलेट तैयार कर रही है, जारी कर सकती है, जिसमें राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में पार्टी की भूमिका का विस्तार से जिक्र होगा। चुनाव प्रचार में बीजेपी इस बात को भी जोर शोर से उठाएगी कि विपक्ष का रुख राम मंदिर को लेकर क्या रहा था। राम मंदिर को आधार बनाकर ही नए मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए बूथ स्तर के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। तो इन तमाम बातों पर विस्तार से पार्टी नेताओं ने चर्चा की है। इतना तो साफ है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा रहने वाला है। पूरा लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इसी मुद्दे के आधार पर वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी जिन्हें आज तक हिलाया नहीं जा सका है।